हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर आप लोगों के लिए सुपर टेट की क्लास स्टार्ट की हूँ। आज उसका जो है चौथा चौथा चैप्टर है हमारा स्टार्ट जो है। आइए देखते हैं। ये है हमारा चौथा चैप्टर, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। ये है बालक की पढ़ाई या अध्यापन में परिवार, समाज और विद्यालय का एक मूलभूत तत्व है। ये सम्मिलित रूप से अनुकूल वातावरण सृजन में एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। वही है हमारा अगला परिवार। परिवार को ही बालक का प्रथम पाठशाला कहा गया है या माना गया है। परिवार वातावरण तथा सदस्यों का व्यवहार बालक की पढ़ाई से संबंधित व्यवहार व वातावरण को प्रभावित करता है। समाज का देखते हैं। समाज के परिवार बालक के व्यवहार पर क्या प्रकाश डालता है। परिवार एवं समाज एक ऐसा तत्व है जिससे बालक सामाजिकता की भावना, संगठन, प्रेम, स्नेह, द्वेष, घृणा की भावना आदि को ग्रहण करता है या इन्हीं के द्वारा सीखता है। सामाजिक व्यवस्था बालक के सामाजिकरण को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। बालक समाज में प्रविष्ट होकर उसके क्रियाकलापों से अनुकूलन एवं प्रतिकूलन जैसी भावनाओं को स्वीकार करता है। विद्यालय में देखते हैं। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। विद्यालय का पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, शिक्षक, अन्य बालकों का समूह, कक्षा कक्ष प्रणाली आदि पढ़ाई के अनुकूल वातावरण को तैयार करने में सहायक होते हैं। विद्यालय वातावरण बालक की किसी भी विषय वस्तु पर पकड़ हासिल करने में महत्वपूर्ण घटक हैं। बच्चों को विद्यालय में अभ्यास कराए जाते हैं। विद्यालय में जहाँ विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के द्वारा शिक्षण कार्य को सरल एवं रुचिकर एवं प्रभावकारी बनाया जाता है। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है दृश्य सामग्री, दूसरा है श्रव्य सामग्री और तीसरा पॉइंट है हमारा श्रव्य दृश्य सामग्री। तो अगली हेडिंग हमारी जो है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री में देखेंगे हम, जिसमें केवल देखने वाली इंद्रियों का प्रयोग होता है, उसे हम दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे पुस्तक, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, ब्लैक बोर्ड, संग्रहालय, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, ग्लोब स्टाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल पेपर, ये सब जो है दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। जिन्हें हम देख सकते हैं वो सब चीज़ें दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा है हमारा पुस्तक, जिसमें पढ़ाई से संबंधित समस्त पाठ्य तथ्यों का विवरण होता है। इसमें बालकों के रुचि के अनुरूप पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। और चित्र जो है हमारा, चित्र का प्रयोग सभी विषयों एवं कक्षा में किया जाता है। इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब ना तो वास्तविक पदार्थ उपलब्ध हों और ना ही नमूने मिल सके, तब हम चित्र का प्रयोग करते हैं। और मानचित्र तीसरा है हमारा, इसका प्रयोग ऐतिहासिक घटनाओं तथा भौगोलिक तथ्यों अथवा स्थानों के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसको प्रयोग में लाते समय यह ध्यान रखें कि इसके ऊपर उसका नाम, शीर्षक, दिशा तथा संकेत आदि अवश्य लिखे हों।
चौथा है हमारा ग्राफ। इसके प्रयोग से बालकों को भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान आदि विषयों का ज्ञान दिया जाता है। भूगोल विषय को पढ़ाते हुए जलवायु, उपज तथा जनसंख्या आदि की जानकारियाँ दी जाती हैं। जानकारी देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है या जानकारी दी जाती है। आगे देखते हैं, हमारा पांचवा है ब्लैक बोर्ड। कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में ब्लैक बोर्ड का या श्यामपट्ट का ही प्रयोग किया जाता है। ब्लैक बोर्ड को श्यामपट्ट भी कहते हैं। इसका उपयोग पाठ को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। चार्ट, हमारा छठा है चार्ट। चार्टों का प्रयोग भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र तथा गणित एवं विज्ञान आदि के विषयों के लिए प्रयोग किया जाता है। सातवां हमारा स्लाइड, फिल्म, पट्टियाँ तथा प्रोजेक्टर का प्रयोग शिक्षण में सहायक सामग्री के तौर पर किया जाता है। इसके लिए प्रोजेक्टर की सहायता ली जाती है। अगली हेडिंग हम देखते हैं श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री का मतलब है सुनने के, जो कानों से हम सुन सकते हैं उसी को श्रव्य सामग्री कहते हैं। पहला है इसमें श्रव्य सामग्री से तात्पर्य उन साधनों से है जिनमें केवल श्रव्य इंद्रियों यानी कि कानों का प्रयोग होता है। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत जैसे रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन, कॉन्फ्रेंसिंग, टेप रिकॉर्डर, लिंगुआफोन आदि आते हैं। इसमें है रेडियो द्वारा दुरुस्त बालकों को भी एक साथ नवीनतम घटनाओं एवं सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसके द्वारा बालकों को उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रों से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में अनेक वार्ताएं तथा भाषण सुनने को मिलते हैं। अब टेप रिकॉर्डर देखते हैं। टेप रिकॉर्डर शैक्षिक उपकरण के रूप में टेप रिकॉर्डर एक प्रचलित उपकरण है। इसकी सहायता से महापुरुषों के प्रचलन, नेताओं के भाषण तथा प्रसिद्ध साहित्यकारों की कविताओं, कहानियों तथा प्रसिद्ध कलाकारों के संगीत का आनंद उठाया जाता है। तो अगली हेडिंग है हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री। इसमें पहला पॉइंट जो है हमारा वो है दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ उन समस्त सामग्री से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता देती है। इसके अंतर्गत सिनेमा, वृत्तचित्र, दूरदर्शन, नाटक, कठपुतली, टेलीविजन, चलचित्र आदि आते हैं। और दूसरा है हमारा चलचित्र सिनेमा। इसके अंतर्गत अनेक लाभ हैं। इसके द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य उपकरणों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें देखने तथा सुनने की दो इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। चलचित्र के द्वारा बालकों को विभिन्न देशों, स्थानों तथा घटनाओं का ज्ञान सफलतापूर्वक कराया जाता है। इससे बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। और तीसरा पॉइंट है हमारा दूरदर्शन मतलब सिनेमा से अधिक दूरदर्शन का विस्तार है, यानी कि सिनेमा से अधिक विस्तृत रूप में हमारा दूरदर्शन है। इसमें चलचित्र तथा दूरदर्शन से एक ही जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। आजकल दूरदर्शन पर मनोरंजन के अलावा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया जाता है। इससे बच्चों में ज्ञान की वृद्धि होती है। और चौथा है हमारा कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट का प्रयोग विविध प्रकार की
जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इसके द्वारा पाठों का प्रस्तुतिकरण तैयार किया जाता है, जिससे पाठ अधिक सरल एवं रुचिकर बनाए जा सकते हैं या बनाए जा सके। तो हम आगे हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग हमारी कक्षा कक्ष का वातावरण। पहला पॉइंट है इसमें, कक्षा कक्ष का वातावरण एक बहुआयामी सोपान है जो बालक की पढ़ाई के अनुकूल वातावरण तैयार करने का महत्वपूर्ण कारक है। और दूसरा पॉइंट है, कक्षा कक्ष के वातावरण के निर्माण में मुख्य रूप से अध्यापकों के नैतिकता, विकास का स्तर, संस्कृति, अभिभावकों का सहयोग, छात्रों का सहयोग, अध्यापकों की प्रभाविकता, कार्यनिष्ठता तथा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धता आदि प्रभावी कारक हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा, यदि कक्षा कक्ष का वातावरण अच्छा होगा तो विद्यालय का वातावरण भी अच्छा होगा। अगला पॉइंट हमारा, कक्षा कक्ष वातावरण के प्रकार। इसमें पहला पॉइंट है हमारा खुला वातावरण, दूसरा पॉइंट है नियंत्रित वातावरण, और तीसरा पॉइंट है हमारा स्वायत्त वातावरण, और चौथा पॉइंट है हमारा पैतृक वातावरण। तो अगली हेडिंग हमारी कक्षा कक्ष वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें है हमारा ये कक्षा कक्ष को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला है नेतृत्व संबंधी कारक। इसमें प्रशासनिक व्यवहार, इसे जो है प्रशासनिक व्यवहार भी कहा जाता है। इसमें अन्य कारक शामिल होते हैं। और पहला पॉइंट हमारा अलगाव। इसमें व्यवहार औपचारिक तथा वैयक्तिक होता है। इसमें कार्य नियमों से होता है। दूसरा हमारा कार्य व परिणामों पर बल। इसके अंतर्गत अध्यापक कार्य तथा अच्छे परिणामों के प्रति सचेत रहता है। और तीसरा है हमारा उदाहरण प्रस्तुत करना। उदाहरण प्रस्तुत करने के हेडिंग में हम आगे देखते हैं। इसमें प्रेरणादायक व्यवहार को शामिल किया जाता है। और वहीं चौथी हेडिंग हमारी मानवीय व्यवहार। इसमें छात्र तथा शिक्षक के मध्य संबंध देखा जाता है। अगली हेडिंग अपनी आगे देखते हैं, वो है समूह संबंधी व्यवहार। समूह संबंधी व्यवहार में देखते हैं, इसके अंतर्गत समूह शिक्षकों के निम्न व्यवहार को देखा जाता है। पहला है उदासीनता। इस भावना का आशय शिक्षकों की अनुभूति से होता है, जिसमें विद्यालय के प्रति उनकी भावनाओं को देखा जाता है। वहीं दूसरा है बाधा। इसमें बाधा अथवा अवरोध डालने की प्रवृत्ति को देखा जाता है। इसमें प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों पर डाले गए भार को देखा जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा मनोबल। इससे शिक्षकों में संगठन में कार्य करने का पता चलता है। चौथा है हमारा घनिष्ठता। इससे शिक्षकों के आपसी संबंधों का पता चलता है। तो दोस्तों आज का चैप्टर जो है हमारा यही समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अपना बाल विकास पढ़ाना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।